नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस शीट भी दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन भी किया जाता है। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं JEE और नीट दोनों की, तो हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और देखते हैं कि नीट में पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, 2020 में काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 71, 75 ल्यूटेटियम रिस्पेक्टिवली आर। तो ल्यूटेटियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। तो हमारे पास है Lu, इसका एटॉमिक नंबर है जो इस साइड लिखा हुआ है यानी 71 और इसका मास नंबर है 175। तो बच्चों, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर इसके पास 71 प्रोटॉन है तो इसके पास 71 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, है ना। अब मास नंबर से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मास नंबर से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को यानी एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, जो कि कितना होगा? 104। तो प्रोटॉन कितने हैं? 71, न्यूट्रॉन कितने हैं? 104 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 71। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2019 का। बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 टाइप के यहां पर ऑर्बिटल दे रखे हैं, 4d, 5p, 5f और 6p। और ये पूछा है कि इनको आप एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले ज्यादा उसके बाद कम करना है। ठीक है बच्चों। तो ऑर्बिटल का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसे डिसाइड करोगे आप? n+l रूल से। ठीक है बच्चों। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, टाइप ऑफ सबशेल। ठीक है। तो l अगर 0 हो इसका मतलब वहां पे s ऑर्बिटल है। l अगर 1 हो तो इसका मतलब वहां पे p सबशेल है। l अगर 2 हो इसका मतलब वहां पे कौन सी सबशेल है? d सबशेल है। और l अगर 3 हो इसका मतलब वहां पे f सबशेल है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, 4d ऐसे लिखो, 5p ऐसे लिखो, 5f ऐसे लिखो और 6p को ऐसे लिखो। और इनके लिए हम n+l की वैल्यू का पता करेंगे। तो यहां पर 4 हो जाएगा। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 4 + 2 = 6। यहां पर n के लिए 5 और p है तो p के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 6। 5f तो इसके लिए 5, l की वैल्यू कितनी होती है f के लिए? 3, तो ये हो जाएगा 8। और 6p यानी 6 + p के लिए कितना होता है? 1 = 7। अब बच्चों, हमें यह देखना है कि जिसका सम सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन है? 8 यानी 5f ऑर्बिटल। तो 5f ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है? 6p, 7 नंबर है ना। उसके बाद है 6p। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कम एनर्जी किसकी है? इन दोनों की। देखिए बच्चों, जब दोनों का सम बराबर आता है तो जिसका नंबर ऑफ n ज्यादा होगा यानी ऑर्बिट ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 5p की। और उसके बाद सबसे कम एनर्जी किसकी है? d की। तो 5f, 6p, 5p एंड 4d। तो बच्चों, आंसर आना चाहिए d। नेक्स्ट हमारे पास है 2018 में आया हुआ एक ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या पूछा है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट आपको पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखता हूं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 1s2, 2s2 एंड 2p3। ठीक होता है। n में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका अरेंजमेंट होता है 1s2, 2s2 एंड 2p3। ठीक है बच्चों। लेकिन आपको यह देखना है कि जो p ऑर्बिटल में उसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग पैटर्न क्या है। पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल, दूसरे का भी पैरेलल, तीसरे का देखो बच्चों नीचे आ गए स्पिन।
तो ये एंटी पैरेलल हो गया। कभी भी इलेक्ट्रॉन को भरने का ये पैटर्न नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो उनका जो डायरेक्शन ऑफ स्पिन होगा वो एक ही होना चाहिए, 1 2 3 इस तरह होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरोगे तब जाके उसकी स्पिन जो है पहले इलेक्ट्रॉन से उलट होगी। तो हुंड्स लॉ यही बोलता है। क्लियर? तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट विल बी द आंसर। तो ए हमारा आंसर हो गया। बी भी चेक कर लेते हैं। देखो, एन ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज डिजाइनेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारे पास क्वांटम नंबर कौन से हैं? एन, एल, एम और एस। इन तीनों से हम किसी ऑर्बिटल का पता कर सकते हैं कि वो ऑर्बिटल कौन से एनर्जी लेवल में है, उस ऑर्बिटल का शेप क्या है और उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है। तो ये पता हो सकता है। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर यानी एस की जरूरत पड़ेगी कि उसका स्पिन पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो यानी बी स्टेटमेंट इज द राइट। क्लियर? सी वाला देखिए, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंट आपके फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एल, एल प्लस 1 और यहां पे होता है h अपॉन 2 पाई। ठीक है? और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंट 0 होगा। तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही है। डी वाला स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अलग अलग डी ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी। तो टोटल हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना बच्चों। तो डी एक्स वाई के लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है -2। डी वाई जेड के लिए ये जो m की वैल्यू होती है ये होती है -1। डी एक्स जेड के लिए m की वैल्यू होती है +1। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए m की वैल्यू होती है +2 और डी जेड स्क्वायर के लिए m की वैल्यू होती है 0। इस तरह से इनका m की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। तो बच्चों, बी सी डी राइट स्टेटमेंट है, ए विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2017 से आगे की बात करते हैं। यहां पर भी पूछा है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, जहां m मास है और v क्या है? वेलोसिटी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा होगा। सेकंड स्टेटमेंट है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, ये वाला प्रिंसिपल है ना, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इज मोर देन h बाई 4 पाई। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा देखिए, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। ये भी सही है। कॉपर, नाइट्रोजन, क्रोमियम, इनके बारे में पढ़ा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। डी देखिए, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो n पे डिपेंड करती है। यहां पर 2p के लिए n इक्वल टू 2 है और 2s के लिए भी n इक्वल टू 2 है। इसका मतलब 2p और 2s की एनर्जी एक जैसी होगी, इन दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो 2s और 2p के एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बच्चों यहां पर देखो, ये डी वाला स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां पर दोनों के एनर्जी में डिफरेंस दिया है, जबकि हाइड्रोजन एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, क्योंकि दोनों का एक ही ऑर्बिट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो बच्चों यहां पर जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो दोनों का जो स्पिन का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। एक पैरेलल स्पिन होती है, एक एंटी पैरेलल स्पिन होती है। तो उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट
इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। n इक्वल टू 3 इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट एंड l इक्वल टू 1 इसका मतलब हमारे पास p सबसेल है। ये तो हुआ। और बच्चों जो p सबसेल होती है वो 3 टाइप की होती है, एक होती है px, एक होती है py, एक होती है pz। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्बिटल, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? आपने पाउलीज लॉ पढ़ा होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन ए ऑर्बिटल। तो बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर पूछा है कि टाइटेनियम के लिए इन ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था जब ऑर्बिटल की एनर्जी आपको मालूम करनी है तो n प्लस एल आपको रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऑर्बिटल है 3s, 4s, 3p एंड 3d, 4 ऑर्बिटल है। तो 3s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? यहां पर 3 प्लस s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, तो हो जाएगा 3। यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू अगेन 4। यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। 3 4 4 5। क्लियर। अब देखो बच्चों, जिसका सम ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका n ज्यादा होगा। तो n किसका ज्यादा है? 4s का ज्यादा है ना। तो देन आ जाएगा 4s, उसके बाद आ जाएगा बच्चों 3p और सबसे लास्ट कौन सा हमारे पास? 3s। तो 3d 4s 3p एंड 3s, 3d 4s 3p एंड 3s, आंसर विल बी d। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन 2 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले यह पता करो कि आयरन 2 पॉजिटिव के d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों आयरन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। और 26 को हम लिखेंगे 3d6 एंड 4s2, ठीक है। अब जब ये आयरन प्लस 2 बनाएगा तो क्या हो जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी यहां से 2 निकल गए। तो अब Fe2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6, यानी इसके d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इन सबको देखना है, d या p ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, है ना। अब इसके s ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4 और 2 6, 6 हो रहे हैं, मैच कर रहा है। क्लोरीन के p ऑर्बिटल में देखो, क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ठीक है। 17 होता है, 2 8 10 और 5 15 और 2 17, ठीक है। अब देखो इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? p ऑर्बिटल में 6 इधर हैं और 5 इधर हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है इसके p ऑर्बिटल में। तो ये मैच नहीं कर रहा है, नॉट पूछा है। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलो सी भी देख लेते हैं। आयरन के देखो, Fe के d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मैच कर रहा है ना। उसके बाद है नियोन के p इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, है ना। तो यहां देखो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो केवल क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस के d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर पूछा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट एल, एल प्लस 1 और बाहर होता है h, ठीक है। क्लियर। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, 2 प्लस 1 और बाहर होता है h। तो बच्चों ये आ जाएगा अंडर रूट 6h, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड
विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कितने ऑर्बिटल्स यहां पर हो सकते हैं। तो क्या लिखा है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बच्चों n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट है, l इक्वल टू 1 का मतलब कौन सी सबशेल है, p सबशेल है, और p सबशेल में इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया m इक्वल टू 0 का मतलब केवल एक ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल, क्योंकि p के 1 के लिए m की 3 वैल्यू हो सकती है, -1, 0 एंड +1, यानी 3 ऑर्बिटल वो बता रहा है, लेकिन m इक्वल टू 0 का मतलब केवल यहां पर एक ही ऑर्बिटल हमें देखना है। तो बच्चों इसका मतलब m इक्वल टू 0 सीधी सीधी बात है एक ऑर्बिटल, तो आंसर हो जाएगा a। अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी कैलकुलेशन आते हैं, कुछ बड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। वेवलेंथ दे रखी है हमें, प्लांक कांस्टेंट दे रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखा है। तो बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला है एनर्जी का, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, और देखो सबसे पहले लेमडा हमें दे रखा है 45 नैनोमीटर, यानी 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, चलो अब सीधे वैल्यूज पुट अप करो, तो E इक्वल टू होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई लैम्डा कितना है 45 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर। अब इसको बच्चों आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -18 जूल। तो कहां पर दिख रहा है बच्चों, ये डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ बड़ा धमाल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पर पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इतनी दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी दे रखी है, द वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है हमें नैनोमीटर में, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है तो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आइंस्टीन वाला फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो न्यू क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यू है वो C बाई लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, तो लेमडा इक्वल टू C बाई न्यू। ठीक है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है, और बाई यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 15। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 50, किसमें निकाल, नैनोमीटर में, नैनोमीटर, है ना। तो 50 कहां पर दे रखा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 10, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ लिया, कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो n इक्वल टू 3 यानी थर्ड ऑर्बिट है, l इक्वल टू 1 यानी p सबशेल है, और m इक्वल टू -1 यानी केवल एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ओनली वन ऑर्बिटल। तो बच्चों एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी यानी 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल विद L इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, N इक्वल टू 4 यानी फोर्थ ऑर्बिट है, और L इक्वल टू 3 मतलब F सब शेल। तो L इक्वल टू 3 का मतलब होता है F सब शेल, और F सब शेल कितने टाइप की होती है, यहां पर 7 टाइप की होती है, यानी 7 ऑर्बिटल इसमें होते हैं। और बच्चों एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। तो रुबिडियम एटम के लिए हमने चारों क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों रुबिडियम RB ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, मालूम है आपको। और S ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, एल्कली मेटल के एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल यानी
फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है ना, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, तो ऑब्वियसली इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, S1 में जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं कि रुबिडियम में n इक्वल टू कितना होता है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना होता है ना। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा हेलिनाकिरब, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी जो रुबिडियम है वो फिफ्थ ऑर्बिट में आता है। इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब देखो s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए l क्या होगा, 0 होगा। तो जब l 0 होगा तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो जो s है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, यानी स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ हो जाएगी। तो 5 0 0 एंड प्लस हाफ, तो बच्चों आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जीज E1 and E2 of two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength lambda 1 and lambda 2 के बीच निकालना है। सीधी सी बात है, तो आपने फॉर्मूला देखा होगा E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ये E1 हो गया तो लैम्डा 1 हो गया। ठीक है, और दूसरे के लिए आता है E2 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2, है ना। तो HC दोनों के लिए बराबर है, तो अब देखिए E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ठीक है बच्चों, और रेशो कितना है हमारे पास E1 एंड E2 का, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, है ना। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2। ठीक है, यानी लैम्डा 1 जो है लैम्डा 2 के दुगना है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। देखो बच्चों, यहां पर भी अलग अलग ऑर्बिटल दे रखे हैं, तो यहां पर जो है n इक्वल टू 6 है और एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों, एक ऑर्बिटल हमारे पास है 6s, दूसरा है हमारे पास है n-1d, तो इसका मतलब 5d हो जाएगा, और n-2f है, इसका मतलब 4f है, और np है, इसका मतलब जो है 6p है। इस टाइप के ऑर्बिटल है, बस हमें इनकी एनर्जी का पता करना है। तो बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा एनर्जी निकालने का, n प्लस l। ठीक है, तो यहां पर 6s के लिए n प्लस l क्या होगा, 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। यहां पर होगा बच्चों 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 4f के लिए होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, और 6p के लिए होगा हमारे पास बच्चों 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो अब बच्चों देखो, इन तीनों की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n ज्यादा होगा। किसका ज्यादा है, 6p, तो 6p सबसे ज्यादा एनर्जी वाला सबशेल है। उसके बाद देखो इन दोनों में, तो इन दोनों में n किसके पास ज्यादा है, d के पास है ना, तो उसके बाद आ जाएगा बच्चों 5d, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4f, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6s। ठीक है, तो सबसे पहले भरने वाला है 6s और सबसे लास्ट में बनने वाला है 6p यानी np, तो np इन दोनों में आंसर होने वाला, तो b और c तो होगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद बच्चों भरता है 5d, तो देखो ये वाला d विल बी द करेक्ट आंसर। पहले np यानी 6p, उसके बाद d ऑर्बिटल भरेगा, फिर f ऑर्बिटल और फिर s ऑर्बिटल, यानी पहले s ऑर्बिटल फिर f ऑर्बिटल फिर d ऑर्बिटल, लास्ट में p ऑर्बिटल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कौन सा है इसमें गलत। देखो n इक्वल टू 4 होगा, l इक्वल टू 0 पॉसिबल है, m इक्वल टू 0 पॉसिबल है, s इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है, तो यानी ये सही है। n इक्वल टू 5 हो सकता है, तो l इक्वल टू 3 भी हो सकता है, m इक्वल टू 0, यस ये भी सही है। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -3, ये गलत है बच्चों, है ना। l की वैल्यू अगर 2 होगी तो m की वैल्यू कभी भी -3 नहीं हो सकती है। वो कितनी हो सकती है, मिनिमम -2 और मैक्सिमम +2 हो सकती है। तो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी ए, बी और डी विल बी द करेक्ट और सी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट।
तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। यहां पर क्या पूछा है, द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द ईच मॉलिक्यूल A2 of a substance is 4.4 into 10 की पावर माइनस 19 जूल and bond energy per molecule is 4.0 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। The kinetic energy of molecule per atom will be। तो बच्चों kinetic energy होती है हमारे पास kinetic energy equal to energy absorbed by the molecule, energy absorbed by the molecule minus energy per molecule, bond energy per molecule। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी है, 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आंसर आएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। अब देखिए ये एनर्जी हमारे पास आ गई है एक मॉलिक्यूल की, लेकिन हमें बच्चों पर एटम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी इतनी है तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखिए बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल। किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल इज गिवन बाय 2l+1। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज गिवन बाय 2l+1। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 4l+2 यानी आंसर हो जाएगा ए। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको जो है सबशेल का भी पता चल जाएगा और वहां पर जो है उस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ये बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन आया है। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इतना है और इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी हमें मालूम करनी है और उस इलेक्ट्रॉन का इसने मास भी दे रखा है, तो हमारे पास वो हाइजेनबर्ग वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा पी, और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, उसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है यानी हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का मतलब हमें निकालना है डेल्टा वी निकालना है हमें। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी, तो बच्चों डेल्टा वी हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी बाई एम। सिंपल सी बात है, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और एम की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28। ठीक है, तो बच्चों ये निकल के आता है 1.1 इंटू 10 की पावर 9। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 19 इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है।
डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, और डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आगे क्या बोल रहा है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, दोनों इक्वल है ना, पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इक्वल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा पी का होल स्क्वायर, दोनों एक ही हो जाएंगी, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम डेल्टा वी। तो यहां पर हो जाएगा एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर, डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई एम स्क्वायर 4 पाई। ठीक है, अब हमने डेल्टा वी निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2m, इसको बाहर कर लो और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा h बाई पाई। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, n, l, m और s की वैल्यूज दे रखी है, और यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा नंबर गलत है यानी पॉसिबल नहीं है। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। n अगर 3 है तो l 0 हो सकता है, m 0 हो सकता है, s प्लस हाफ हो सकता है, यानी ये सही है। दूसरा देखो, n 2 है तो बच्चों l कभी 2 नहीं होगा, l 0 और 1 होगा, तो यानी ये गलत क्वांटम नंबर का सेट है। तीसरा देखो, n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 3 है, करेक्ट। m इक्वल टू -2 हो सकता है, ये माइनस हाफ प्लस हाफ, ये भी ठीक है। फोर्थ वाला देखे, 1 n इक्वल टू अगर 1 है तो l इक्वल टू 0 है, ठीक है। m इक्वल टू देखो, m इक्वल टू -1, अगर बच्चों l इक्वल टू 0 होता है तो m इक्वल टू कभी भी -1 नहीं होता, ये भी गलत है। फिफ्थ वाला देखो, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, ये भी गलत हो गया भाई, l इक्वल टू 2 होता तो m की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती, ये भी गलत है। यानी 3 हमारे पास गलत है, 2, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5, यानी आंसर विल बी सी। 21, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, ओरिएंटेशन कौन बताता है बच्चों, ओरिएंटेशन बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी सी। 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास हो गया n, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास हो गया m, ये बताता है बच्चों की किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन पर वो ऑर्बिटल है। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा s हो गया, वो बताता है जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है कि कितने सब शेल हमारे पास उस ऑर्बिट के अंदर है। तो आंसर हो गया बच्चों सी। 22, अगेन थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट भी दे रखा है, क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद ए डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पता करनी है। ठीक है, देखो तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ऐसा कोई फॉर्मूला था। ठीक है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द डिस्टेंस यानी पोजीशन, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो देख लेते हैं आगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर। अब आगे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन m 4 पाई। ठीक है, और डेल्टा v हमें निकालना है, तो x को भी नीचे ले जाएंगे, डेल्टा x को भी नीचे ले जाएंगे, डेल्टा x इंटू m इंटू 4 पाई। क्लियर। अब देखो सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट अप करो, तो इक्वल टू h कितना हमारे पास 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और y में क्या डेल्टा x कितना है, देखो डेल्टा से 0.1 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 0.1 एंगस्ट्रॉन, इसका मतलब होता है 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, रखो फटाफट, 0.1 इंटू 10 की पावर -10 इंटू m, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 इंटू 10 की पावर -31। क्लियर, 4
इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, है ना। अब बच्चों इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी। तो आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, बहुत इजी हमारे पास फॉर्मूला है। किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको एनर्जी निकालनी हो, nth ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है En इक्वल टू -1312 बाई n स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हमारे पास सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, यानी जो E2 है वो कितनी दे रखी है यहां पर -328 किलो जूल पर मोल, है ना, इतनी दे रखी है। अब हमने निकालना है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों N4 इक्वल टू -1312 बाई 4 का स्क्वायर, और ये निकल के आता है बच्चों -82 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से और पहले ऑर्बिट में आता है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस रेडिएशन की, और यहां पर वैल्यूज दे रखी है। देखिए बच्चों, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होता है, nth ऑर्बिट में होता है, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू En इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर। अब बच्चों यहां पर जो है पहले ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी होगी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है। और फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी होगी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब हमने करना क्या है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकाला, डेल्टा E इक्वल टू E4 माइनस E1। तो ये आगे आ जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आता है प्लस 2.0437 इंटू 10 की पावर -18। क्लियर। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई, यानी डेल्टा E आ गया है। अब हमने जो है इससे फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू इक्वल टू डेल्टा E बाई एच। ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा E हमारे पास कितना है 2.043 इंटू 10 की पावर -18 बाई एच, कितना यहां पर दे रखा 6.625 इंटू 10 की पावर -34। क्लियर। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है हमारे पास 3.084 इंटू 10 की पावर 15। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो गया सी। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 25। देखिए क्या पूछा है, यहां पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, लाइट की वेलोसिटी दे रखी है, और यहां पर हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है। ठीक है बच्चों, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, है ना। तो देखिए बच्चों, सी क्या हमारे पास यहां पर, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर 15। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है
0.375 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, मीटर में लिखेंगे हम इसे। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 37.5 इंटू 10 की पावर -9 और -9 को लिखते हैं, यानी 37.5 नैनोमीटर, इतना लिखते हैं। अब देखो बच्चों, जो 37 है उसको हम नियर बाई, ये किसके नजदीक है, ये है 40 के नजदीक, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 37 को हम लिखते हैं 40 नैनोमीटर या 4 इंटू 10 की पावर 1 नैनोमीटर। बात एक ही है ना, लिखने का तरीका अलग अलग है बस। तो 40 को मैंने 4 कर दिया और उधर 10 की पावर 1 कर दिया, नैनोमीटर रख दिया, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। अगर कहीं कुछ रह जाता है, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।